आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मुबश्शिर ज़ैदी। ये तो आप कल से सुन ही रहे होंगे कि शुमाली वज़ीरिस्तान में बोया के इलाक़े में जो खार कमर चेक पोस्ट है वहाँ क्या हुआ। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक कल जो भी वाक़या हुआ, मुज़ाहिरीन जो हैं चेक पोस्ट की तरफ बढ़े और फिर अपने दिफा में फ़ौजियों को फायरिंग करनी पड़ी। उसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 15 ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों में 5 फ़ौजी भी शामिल हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का दावा है कि उनके 5 कारकुन हलाक हुए, 45 ज़ख्मी हुए। बाद में ISPR ने एक और इत्तला दी कि उस जगह से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे एक नाले में गोलियों से छलनी 5 लाशें बरामद हुई हैं, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किन की लाशें हैं। इस दौरान जो गिरफ़्तारियां हुई उसमें MNA अली वज़ीर भी शामिल थे। उनको बन्नू में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में किया गया। अदालत ने उन्हें 8 दिन के रिमांड पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तहवील में दे दिया है। जो FIR कटी है उसमें MNA अली वज़ीर के अलावा MNA मोहसिन दावड़ और 7 दीगर अफराद को नामज़द किया गया है। इस दौरान ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक बयान में अली वज़ीर और दीगर कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया है, मगर उसके साथ ही ये भी कहा है कि हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए और सच्चाई जानने के लिए एक फ़ौरी तौर पे पार्लिमानी कमीशन भी कायम किया जाए और कबायली इलाक़ों में सिविल सोसाइटी और मीडिया को आज़ादाना रसाई दी जाए। ये सिर्फ HRCP ने पार्लिमानी कमीशन का मुतालबा नहीं किया। आज कौमी असम्बली में भी इस मसले पे ख़ासी गुफ्तगू हुई और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़, उन्होंने उमूर के अलावा कल का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की। उसकी एक झलकी पेशे खिदमत है। जो कल वाक़या हुआ है ये इससे पहले वाक़या तो है, या जो गलत फहमियाँ जो हैं ये इस किस्म की रुकावटें और स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जरूर आएंगे, क्योंकि हमने इस इलाके को एक्सप्लॉइट किया है 30-35 साल। बाजौड़ के मोहल्ले जो है, मेरे सियालकोट में बाजौड़ का मोहल्ला है, ये लोग जो है पिछले 30-35 साल में अपने घरों से जो है बेघर हुए और शहर सारे पाकिस्तान में कराची में भरा हुआ कराची। ये क्यों हुआ, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। ये कल वाला वाकया जो है उसकी बैकड्रॉप जो है वो ये है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे कथित तौर पे हमला नहीं होना चाहिए। उनकी कुर्बानियां भी जो है वो लाजवाल है इस दहशतगर्दी की जंग में। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं इनको पॉलिटिकली डील करना चाहिए, इनको फोर्स के साथ डील नहीं करना चाहिए। आप लोगों को चार्ज लेना चाहिए, पॉलिटिशियंस को चार्ज लेना चाहिए। वहां के लोगों के अगर ग्रीवियंसेस हैं उनको पॉलिटिकली सॉल्व करें। ऐसी सिचुएशन प्रेसिपिटेट ना होने दें जहां पे तशद्दुद जो है वो सामने आए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको अपनी फोल्ड में लें, उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लेके आए। आप जब तक उस खित्ते को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे, सरहद के उस पार जो है ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे इल्म है, बसीयत फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और बसीयत फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, ऐसे एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारे दुश्मनों के पेरोल के ऊपर हैं, जो हमारे दुश्मनों के आलाकार हैं। वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। हमारे जहां भी डिफरेंसेस हुए, जहां भी हमारी फॉल्ट लाइंस हुई, हमारा दुश्मन उसको एक्सप्लॉइट करेगा। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है इस कौम के नुमाइंदों की कि हम इन लोगों को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पे लेके आए। उनके जो बुनियादी हकूक हैं, किसी पंजाबी, सिंधी
या पश्तून या बलोची की तरह उनको रिकग्नाइज किया जाए। ये जो ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की जी, इस पे हम जाहिर है कि बाद में गुफ्तगू करेंगे कि जी पॉलिटिकल फोकस होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए। हाँ, बैरिस्टर सैफ ने भी, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं, बैरिस्टर सैफ ने भी कमोपेश यही बात की है। सेनेटर जो हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा है कि जो नेशनल कोहीजन कमेटी है सेनेट की, उसने भी इसका नोटिस लिया है और ये अप्रोप्रिएट फोरम है इन सारी बातों के लिए, ये भी उन्होंने कहा। और मैं इससे पहले कि इस्लामाबाद में मुबशिर के पास जाऊं, मैं ये एक चीज़ जो है वो मुझे बड़ी हैरान कर रही है कि अपने जो खान साहब इमरान खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो मैं इंतज़ार कर रहा था कि पिछले 24 घंटे में ये इतना जो वाक़या हुआ है उस पर कम से कम एक ट्वीट आ जाए, इसलिए कि आम तौर पे वो इससे बहुत कम अहमियत के वाक़यात पे एक ट्वीट कर देते हैं। लेकिन इसका जो बार पड़ा है हुकूमत की तरफ से वो मुराद सईद पे पड़ा है, हाँ, और वज़ीर दिफा पे भी पड़ा है, और इमरान खान साहब जो हैं वो शायद अपनी बाज़ बहुत ही अहम मसरूफियात के सबब इस वाक़े पे पूरी तरह गौर करने के लिए अब तक वक्त नहीं निकाल पाए हैं। तो मुबशिर भी ये बताइए कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से है, वज़ीर दिफा, उन्होंने क्या कहा है? जी वसत, क्योंकि पिछले 24 घंटे में थोड़ी कन्फ्यूजन रही कि चेक पोस्ट पे असल में हुआ क्या, और कोई जो है ऐसा अकाउंट नहीं बताया गया था मीडिया को कि एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ। अब वज़ीर दिफा जो हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हमला हुआ है वहाँ पे, अब उन्होंने हमले की लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उन्होंने कहा है कि जो वहाँ मुजाहिरीन थे उनमें से एक ग्रुप ने पोस्ट पर बराह रास्त फायरिंग की है। उन्होंने कहा है कि जो वहाँ फ़ौजी जवान थे उन्होंने पहले उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की, हवाई फायरिंग भी की, मगर उसके बाद जो है मुजाहिरीन के दरमियान से कुछ लोगों ने फायर किया, जिससे 5 फ़ौजी जवान जो हैं वहाँ ज़ख्मी हुए, जिसके बाद फिर फ़ौज ने रिटेलिएट किया और जिससे वज़ीर दिफा के मुताबिक हजूम में कुछ हलाकतें हुईं, और वो ख़ुद कह रहे हैं कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। और बदकिस्मती, उनका ये कहना है कि बदकिस्मती ये है कि इस सारे अमल की क़यादत हमारे 2 मेंबरान असम्बली कर रहे थे। उनका इशारा मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर की जानिब था। उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ दोनों बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि रियासत माँ के जैसी होती है, और हमें जो है कबायली अवाम की मुश्किलात का भी एहसास है, क्योंकि जो कुछ फॉर्मरली फ़ाटा में हुआ है, जिस तरह जंग लड़ी गई है, उसमें ज़ाहिर है कबायलियों ने नुकसान भी उठाया है, हमारी फ़ौज की भी वहाँ शहादतें हुई हैं। दोनों ने मिलकर जो है वहाँ पर एक जंग लड़ी है जो अब कामयाबी से जो हमकनार भी हुई है, जो जिसकी हालिया मिसाल कहीं और नहीं मिलती। अब इमरान खान साहब, मुझे हैरत होती है कि बतौर वज़ीर आज़म, अगेन नॉट पार्टी चीफ, नॉट पार्टी लीडर, बतौर वज़ीर आज़म इस पर कोई ना कोई मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था। और अच्छा, अब आप जबकि अब आप वज़ीर आज़म को हटा दे इमरान खान से, जब इमरान खान सिर्फ इमरान खान थे, तो वजीरिस्तान मार्च टू वजीरिस्तान, एंटी ड्रोन्स, नेटो ब्लॉकेट। अच्छा, हालांकि इतने तक कि जब अली वजीर MNA के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, इमरान खान ने अपने कैंडिडेट को विथड्रॉ कर दिया था। तो देखें, अच्छा, ब्रिज बिल्डिंग की अटेम्प्ट्स भी हुई हैं, सेनेट में भी कमेटी आपकी एक बनी थी, अभी बैरिस्टर सैफ भी बात कर रहे हैं, ये है। अच्छा, और फाटा साबिक फाटा के हर जलसे में वो कहते हैं जी मुझसे बड़ा कबायली कौन है, मुझसे बड़ा पश्तून कौन है। आज इस पश्तून की, इस कबायली की, जो कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म में ज़रूरत थी कि वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट देता कि वो किस तरह चीज़ों को देख रहा है। अच्छा, साथ साथ जो है ये सोल्यूशन और उसके प्रॉब्लम्स के हल की भी बातें हो रही हैं, साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं। मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हैं कोई कर्नल रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी तरफ से पीटीएम पे पाबंदी लगाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई, और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रियासत के मफाद और पाक फ़ौज के वक़ार को बरकरार रखने के लिए पीटीएम पे इसलिए भी पाबंदी लगाई जाए क्योंकि वो एक गैर रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है। अब ऐसे मौक़ों पे इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं, अब देखिए, अब अगेन
हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देखें। एक तो कॉन्टेक्स्ट है जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, बिल्कुल 100% उनकी बात दुरुस्त है, पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए, एक हिस्ट्री है। ये जो शुरू में ही जो खबर चली थी जो उस वक्त नहीं चलनी थी, वो कि अगेन इट इज़ स्टिल अ कॉन्फ्लिक्ट एरिया। यस, चेक पोस्ट पर रोज़ाना नहीं लेकिन हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते ये खबर आती है हमारे पास कि हमले हो रहे हैं। तो आपको पता है कि वहाँ पर भी टेंस सिचुएशन है। प्रोवोक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोवोक करेंगे तो वो ऑलरेडी एक सेंसिटिव एरिया है, वो चीज़ फिर मज़ीद ख़राब होती जाएगी। आज कल मेरे ख्याल एजाज हैदर साहब ने भी यही बात की थी अपने एक ट्विटर थ्रेड में कि यार एक आर्मी पोस्ट एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्ड एरिया होता है, यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन अप्रोचिंग। अब ये इसका मतलब नहीं है कि कोई सपोर्ट कर रहा है कि जी फायरिंग हुई है या लोग मारे गए हैं, नॉट एट ऑल। मसला क्या है इस इशू में कि सब चाहते हैं कि आप सिर्फ हमारी लाइन और लेंथ पर ही काम करें, और कोई बात की तो ये आप हमारे लिए। और मेरा ख्याल है जब आपके 2 MNA तो चीखम धाड़ के लिए पार्लियामेंट एक अच्छा फोरम है, उसको मैक्सिमम इस्तेमाल कर पार्लियामेंट ने आपको सपोर्ट भी किया है, और अपोजिशन जो है उसकी हमदर्दियाँ भी आपके साथ हैं, तो इसको भी देख लें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वही जो बात है वो सर के जो सियासी इसका हल हमें निकालना होगा, वरना ये चीज़ आगे जाकर के प्रॉब्लम भी बन सकती है। वही जैसे ख्वाजा आसिफ की जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल वही है, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। शुमाली सिंध बिलखुसूस लाड़काना बिलखुसूस रतोडेरो में जब पिछले एक माह पहले जब से ये ख़बर आई है कि वहाँ HIV वायरस जो है वो आबादी के एक बड़े हिस्से में पाए जाने का खदशा है, तब से वहाँ स्क्रीनिंग का काम ज़ोरों शोर से जारी है। अब तक 600 के लगभग जो अफराद हैं, हज़ारों की बहरहाल स्क्रीनिंग हुई, उसमें से 600 अफराद जिनमें कि अक्सरियत बच्चों की है वो HIV से मुतासिर पाए गए हैं। जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जी, उन्होंने इख्तिताम हफ्ता मुतासिरा इलाक़े का दौरा किया और मालूमात हासिल की हैं। बिल्कुल, और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और काफ़ी उसमें हुई है। हाँ। एक तो ये कहा है कि जी HIV और एड्स मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये सज़ाए मौत नहीं है। अब HIV और HIV के जो मुतासरीन हैं उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, और इसमें शायद मीडिया ने भी एक सही नहीं किया कि वहाँ पर जो स्क्रीनिंग हो रही है उनकी शक्लें भी दिखाई हैं, आप देख रहे थे ये। यार ये बहुत ही एक ट्रेजिक बात है। ये जो वज़ीर सेहत हैं अज़रा पेचू, उन्होंने हालांकि वो खामोश रहती लेकिन उन्होंने मीडिया में मेरा ख्याल है सही तनकीद की है कि उन्होंने मुतासिरा अफराद के चेहरे दिखाए, उनके नाम नशर किए हैं। मेडिकल एथिक्स के एतबार से डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो या उससे रिलेटेड कोई भी जिसमें मीडिया भी शामिल है, ये गैर अखलाकी हरकत होती है। ज़ाती हुर्मत और मरीज़ की जो प्राइवेसी है उसकी हदूद ना तोड़ने की अशद ज़रूरत है। तो ये एक अफसोसनाक ये बिल्कुल, हालांकि ये एक्सपोज भी मीडिया ने किया था। हाँ, ये भी एक बात सच है। अच्छा, अब दूसरी जो बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ पर कि एक एंडाउमेंट फंड बनाया जाएगा या बनाया गया है जिसमें मुफ्त लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होगी उन लोगों की जो HIV या एड्स के शिकार हैं। अच्छा, अब कहना तो बड़ा सही है, लेकिन ये जो रेट्रोवायरल ड्रग्स आपको देने पड़ेंगे यार, ये ठीक ठाक महंगा काम है। और एक हमेशा एक कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। प्रिवेंशन बातों से क्योर नहीं होता, बातों से क्योर नहीं होता, और ना ही एंडोमेंट से अनफॉर्चुनेटली क्योर होता है, क्योंकि अब तो मतलब वो कहते हैं ना कि चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब आपने क्या करना है? और जो यार जिस मुल्क में वजीर आजम को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जी जाली मरीज जारी हॉस्पिटल क्रिएट करते हैं, और जैसे ही वजीर आजम पलट के जाता है वो मरीज जो हैं वो मंजियां सर पे उठा के निकल लेते हैं, वहाँ आप कह रहे हैं कि ये मशीनरी जिसके होते हुए ये सारा एपिडेमिक हुआ, ये मशीनरी जिसके होते हुए जो हेल्थ का सिस्टम है वो नो डाउट के कुछ मिसाली हॉस्पिटल्स भी हैं, जैसे गंबट में जो है जिगर की पैवलकारी का हॉस्पिटल है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें करने वाली हैं वो नहीं, साफ पानी, खुराक और माहौलियात, उस पर नहीं तवज्जो दी जाएगी। अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे खुश कर दिया जाएगा ये कह के कि तेरा इलाज रियासत करवाएगी, उसके बाद
जैसे ही भाई साहब पलट के कराची आएंगे, रियासत जाने मैं जानूं भाड़ में जाए। अच्छा, यहाँ पर क्या मसला था? साफ खून का मसला और नीडल्स का मसला, इतना बेसिक मसला है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक चीज़ बुरी जा रही है। सुमेरा जजा साहिबा डॉन की रिपोर्टर हैं, वो गई थी रट्टो डेरो, तो ये जो पूरा निज़ाम है स्क्रीनिंग क्लिनिक्स का, उसको चेक करने के लिए। तो स्क्रीनिंग क्लिनिक्स का मसला नहीं है, स्क्रीनिंग क्लिनिक्स में काम सही हो रहा है। मसला क्या है वो आप सुन लीजिए। आज सुमेरा जजा को हमारे डॉन न्यूज़ के शो न्यूज़ वाइज में आरफा नूर साहिबा ने इंटरव्यू किया था। जब सुने कि वहाँ पर बुनियादी मसला क्या है। स्क्रीनिंग के हवाले से वहाँ पे बहुत बेहतर काम हो रहा है। बाकायदा रत्तो डेरो का जो स्क्रीनिंग कैंप है वहाँ पे स्टाफ बहुत कोऑपरेट करता है लोगों के साथ, उनको गाइड करता है। बट द प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ स्क्रीनिंग पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अगर आप रत्तो डेरो का जो THQ हॉस्पिटल है उसको देखें तो वो हॉस्पिटल जो है वहाँ पे सहूलियात पूरी नहीं है। बाकी बीमारियों के लिए भी अगर लोग वहाँ जाते हैं तो जैसे कहा जाए कि अगर आप उनका विमेंस सेक्शन देखें वो बहुत बुरे हाल में है। डेंटल वार्ड चले जाए वो बहुत बुरे हाल में है। कोई वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन की चीज़ें सही से अवेलेबल नहीं है। जी, तो मसला सिर्फ एंडाउमेंट का नहीं है, मसला कानून साजी का भी नहीं है, मसला सिर्फ रत्तो डेरो का भी नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। ये भी बिलावल भुट्टो ने सही कहा कि कानून साजी हुई है, कानून साजी हुई है सिंध में, और बड़ी प्रोग्रेसिव कानून साजी होती है सिंध में। हमेशा इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन पर जब आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पर आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, वहाँ पर एक मसला हो जाता है। अच्छा, लेकिन सिर्फ पूरे का पूरा मसला हुकूमत का भी नहीं है, एक और मसला भी है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए वो अपनी पूरी स्क्रीनिंग भी नहीं कराते। क्यों, ये भी सुन लीजिए। जैसे मेरी अभी इस स्टोरी के सिलसिले में एक खातून से बात हुई थी डॉक्टर से, लाड़काना में वो होती हैं, एंड शी टोल्ड मी कि उनके पास जो लोग आ रहे थे बहुत सारे हस्बैंड ने सिंपली रिफ्यूज कर दिया, जिनको यहाँ से रेफरल के तौर पे रत्तो डेरो से लाड़काना भेजा गया था। दे सेड कि नहीं जी हम अपनी टेस्टिंग नहीं कराएंगे, हमें HIV नहीं है, जबकि वो समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे को उनके या उनकी वाइफ को क्यों है। तो ये जो आपने स्टोरी के अंदर लिखा कि बहुत से जो बच्चे हैं, जैसे 55% बच्चे हैं जिनको है, मगर बहुत से के माँ बाप जो हैं उनको HIV नहीं है, तो क्या ये इसमें ऐसे भी केसेस इन्वॉल्व हैं जिसमें माँ का तो टेस्ट हो गया बट बाप ने रिफ्यूज कर दिया हो? जी, समटाइम्स ये वाले भी हैं। अच्छा, तो केसेस जिनको मैंने इंटरव्यू किया था जी, उन लोगों में द फादर्स रिफ्यूज, दे सेड कि हम टेस्ट नहीं कराएंगे, हमें नहीं है, या वो और ऐसे केस के अंदर जो अस्पताल की इंतजामिया है वो भी कुछ नहीं कर सकती। नहीं, ये टोटली वॉलंटरी टेस्ट होता है, आप किसी को फोर्स करके टेस्ट नहीं करवा सकते HIV का। इसके ऊपर हमारे मुल्क में लॉ मौजूद है। अनलेस के कोर्ट ऑर्डर दे कि किसी बंदे से आवाम को खतरा है, उस केस में आप जबरदस्ती किसी का टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोर्ट ऑर्डर होना जरूरी है, वरना ये कम्प्लीटली रजाकाराना तौर पे जाके आपको देना होता है। आप अपनी मर्जी से जाके दें, अगर आप देंगे तो वो टेस्ट करेंगे, वरना नहीं। दे कांट फोर्स यू। तो ये मसला है, कानून साजी भी हो जाएगी, एंडाउमेंट फंड भी बन जाएगा, अवेयरनेस और स्टिग्मा को भी हम संभाल लेंगे। लेकिन अवेयरनेस के लफ्ज़ से मुझे हंसी, अवेयरनेस के लफ्ज़ से आपको हंसी आती है, मुझे पता है। लेकिन जिस चीज़ से इस पर हंसी नहीं आती वो ये है कि जब तक बुनियादी निज़ाम सेहत और बहुत ही बुनियादी बातें हो रही हैं यहाँ पर, यार साफ खून, साफ टीकों की, वो नहीं होगा तो यार ये हर साल ना हम ये एक्सरसाइज रिपीट करते रहेंगे और ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना, ये पूरा आइसबर्ग हमारे सामने आ जाएगा। मुझसे ज़्यादा अवेयरनेस और की ज़रूरत है रियासत। ऐसा ही है, एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। इसी साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में लाहौर के एक इलाके में एक गंदे नाले से एक लाश बरामद हुई। एक जवान लड़की की लाश थी। वो नीले रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, उसके ऊपर एक ग्रे स्वेटर और गर्दन के इर्द एक ग्रे शॉल। सर्दी का मौसम था वो। जिस्म पूरे मुंह के ऊपर निशान लगे हुए थे, जैसे किसी ने उसको मारा था, तशद्दुद किया था। उसकी ज़बान कटी हुई थी और उसके पूरे सीने के ऊपर खंजर के निशान या कट्स पड़े हुए थे। इस लड़की का नाम, बदकिस्मत लड़की का नाम उज़मा बीबी था, जो लाहौर के इलाके में एक घर में मुलाजमत कर रही थी, अलामा इकबाल टाउन में। बाद में पता लगा कि अपने एम्प्लॉयर्स की तशद्दुद की वजह से इसको एक तो पहले भूखा रखा गया और फिर इसको गुस्से में
एक जो इनकी एम्प्लॉयर थी, क्योंकि इसने एक निवाला लिया कीमे का उसकी एम्प्लॉयर की बेटी के प्लेट से, तो वो इतनी गुस्से में आई कि उसके सर पर ज़ोर से मारा और वो वहाँ फौत हो गई। पहले इन्होंने ये कहानी बताई कि वो ये लड़की वहाँ से फ़रार हो गई है, शायद इसके ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया, लेकिन फिर जब तहकीकात हुई, जब कुछ शवाहिद सामने आए तो पता लगा कि ऐसा नहीं था। इस केस का क्या बना, इस केस का क्या नतीजा बना, क्योंकि इतने केस आते हैं, कितने हम फॉलो करें, कितने हम फॉलो नहीं कर सकते। अरेस्ट तो किया गया था, अरेस्ट बिल्कुल किया गया था। इनफैक्ट लेकिन इसका इवेंचुअल एंड क्या हुई इस केस की, उसकी भी हम अभी बताते हैं। लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ वो रिपोर्टर मौजूद हैं जिन्होंने इस केस को एक्सपोज किया था, जिनकी वजह से ये केस मंजर आम पर आया और जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से हमें ये पता लगा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक लिहाज से एक कत्ल या एक उसको मैन स्लॉटर कह सकते हैं, और वो है मुकर्रम कलीम साहब। आप 24 न्यूज़ में काम करते हैं। कलीम, एक बात बताएं, आपको इस केस के बारे में पता कैसे लगा? ज़रा सा मैं एक इन्वेस्टिगेटिव शो करता हूँ इंकशाफ के नाम से, तो मैं गया जब वहाँ पर तो मुझे यही इनिशियली बताया आईओ ने, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है पुलिस का, उसने कहा कि इस खातून ने घर में काम करती थी और उन्होंने इस वजह से मारा और एक्सीडेंटली डेथ हो गई, और सिर्फ ये ख़वातीन डर गई तो इन्होंने लाश को छुपा दिया, अस्पताल नहीं लेके गई। तो वो जो दफ़ात लगनी थी ना उस FIR में, वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि कमज़ोर थी, जिसके बाद वो बाहर आ जाती। इत्तफाक से उनकी फैमिली के एक मेंबर जो थे वो हमारी टीम मेंबर के जानने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, ये जो बच्ची है जो मरी है, इसके साथ ये नहीं हुआ कि एक्सीडेंटली मरी है, इसको ये टॉर्चर करते थे। तो हमने फिर एविडेंस की जब तलाश शुरू की तो फिर हमें एक वीडियो मिली जो कि उनकी छोटी बेटी के मोबाइल से संभव रिकवर हुई, क्योंकि वो छोटी बेटी उनके घर में ठहरी हुई थी। तो जब वो रिकवर हुई तो वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उस बच्ची के साथ बेपनाह तशद्दुद किया है, उसे भूखा रखा गया और उसको 8 महीने में एक इंसान से एक ढांचे में तब्दील कर दिया गया। तो ये तो मामला क्लियर हो गया कि वो हादसाती तौर पर नहीं हुआ। फिर जब हमने वो वीडियो देखी, वो बाद में वो वायरल भी, और सब आप लोगों ने भी उस पर अपने शो में आवाज़ उठाई कि वो एक ऐसा जुल्म था जो अब उसकी नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान में रिसेंट टाइम में, कि इतना भी कोई किसी के साथ कर सकता है। फिर हमने एक पूरी मुहिम चलाई। उस वक्त हमने ये कहा कि हम इस मामले में चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मुद्दई बने, बिकॉज ऐसे मामला में आपने अक्सर देखा है कि एक तबका जो कि मुलाजिम को रखता है, उसके पास पैसा होता है, और जो मुलाजमत के लिए आता है वो गरीब होता है, तो वो नहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकता। जैसे कि उसका बाप अगर अपनी बेटी से 13-14 साल की उम्र में मुलाजमत करवा रहा है तो वकील का खर्चा कहाँ से उठाएगा। तो हमने वो, और उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से दावे भी किए गए कि हम ये करेंगे, और जैसे तैयबा केस को एक एग्जाम्पल बनाया गया था, वैसे इस केस को भी एग्जाम्पल बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं ये सब कुछ हुआ, और वो जो खवातीन जिनके ऊपर बहुत बैशिंग हुई, लोगों ने लान तान भी की, और पूरा पाकिस्तान एक टाइम पर खड़ा हुआ, सिर्फ जनवरी के महीने में वो 5 महीने बाद सेटलमेंट करके बाहर आ गई। अब सेटलमेंट हो गई है, सेटलमेंट हो गई है, वो रहा हो गई। उस्मा के जो वालिद साहब हैं वो कहते हैं कि जी अल्लाह वास्ते मैंने माफ़ कर दिया, ऐसा हुआ? जी जी। सिर्फ गरीबों को इतना बड़ा दिल कैसे होता है, जैसे आप अक्सर ये सवाल उठाते हैं। गरीब लोग अपने बच्चों का कत्ल भी माफ़ कर देते हैं, इतने अजीम कैसे होते हैं ये गरीब लोग, जिनके पास ना खाने को कोई होता है ना वकील के पैसे होते हैं, ये इतनी अजमत का मुजाहरा कैसे कर लेते हैं? मुझसे तो नहीं हो सकता ये। सर बात ये है ना कि जब दय्यत और क़सास की बात होती है, जो कि हमारे इस्लाम का एक बड़े खूबसूरत एक है कि चीज़ के आगे दुश्मनियाँ ना बढ़ें तो इसको मामले को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो चीज़ होती है मुसावात वाली सोसाइटी में, जहाँ पर बराबरी हो। अगर मतलब आप ऑलमोस्ट बराबर हैं, आप दोनों, आप में से कोई किसी को मारे तो आप माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एक राह चलता है, एक ऐसे चौकीदार का बच्चा आपके बेटे को या आप खुदा ना खासा किसी भी आपके रिलेटिव को मार दे, तो आप उसमें देख सकते हैं कि फिर आप ही पैसे देके उसके बच्चे को मार सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो अगर करेगा उसको माफ़ी नहीं मिलने वाली। किसी अमीर या बारसूख आदमी को आपने खुदा के नाम पर किसी गरीब मुजरिम को माफ़ करते हुए देखा? नहीं सर, मुझे 3 साल हो गए इन्वेस्टिगेटिव शो करते हुए, मैंने नहीं देखा। हमेशा अमीर ही जो है, यानी अमीर को आपने इस कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए अथॉरिटी दे दी है कि वो किसी भी गरीब के बच्चे को मार सकता है, और फिर वो गरीब उसे माफ़ कर देता है, वो माफ़ कर देता है। और ये अदालत भी देख रही होती होगी, जाहिर है। अदालत भी देख रही होती है। आपकी बात करती है। हाँ, अदालत इसमें क्या कर सकती है? कानून तो मौजूद है ना, आप कर सकते हैं, आप माफ़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप, क्योंकि अक्सर एक सवाल उठाया जाता है या डिबेट होती है कि यार जर्नलिस्ट को एक्टिविज्म नहीं करनी चाहिए,
इस केस में आपने काफी एक्टिविज्म, मुझे काफी क्या अदालत सर्कमस्टांसेस देखती है कि किन सर्कमस्टांसेस में ये गरीब इस अमीर को माफी दे रहा है? देखती है? मुझे लगता है कि अदालत के सामने जब लॉयर बड़े बड़े खड़े होते हैं, जब आप एक लाखों रुपए देके लॉयर लेके आते हैं, तो वो जब कानून सामने रखता है, जब कानून की बुक खोलता है, तो उसमें मसला आपको कमी और खामी कानून में नजर आती है। अदालत तो वो फैसला करेगी जो सामने लिखा हुआ है, वो अपनी तरफ से तो एक कोई जज या वो नहीं कर सकते, तो वो तो कानून, तो मसला लेजिस्लेशन में आता है। और इसी पे आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं और ये कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हम एज जर्नलिस्ट मुझे एक्टिविज्म नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें आप देख के आप नहीं आपसे बर्दाश्त होता कि ये बहुत जुल्म हुआ है उस बच्ची के। मैं उस घर गया, वो जगह देखी और जिस तरह से उसे टॉर्चर किया गया। जब मैंने उसके सामने वाले घर में बात की तो उन्होंने बताया कि ये बच्ची छत पर चढ़ के जो परिंदों का बाजरा पड़ा होता था वो चबा रही होती थी। अब मैं ये 2019 में ये चीज़ देख रहा हूँ और विटनेस कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है। और मैंने उसको कहा, जो पड़ोसी था, मैंने कहा आपने किसी को जाके बताया क्यों नहीं? उसने कहा कि मैं गया, बाहर डॉल्फिन वाले खड़े थे, उनको बताया कि अभी इस घर में इस बच्ची के साथ ये हो रहा है। तो डॉल्फिन वालों ने कहा पहले आपको प्रूफ लाएं और हम किसी घर में ऐसे जा नहीं सकते। तो वहाँ पे जारी बात है, फिर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। पता है मुझे कौन याद आ रहा है? सॉरी, मुझे याद आ रहे हैं वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब। क्यों? क्योंकि जब एक बिल पेश किया गया था इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए, अगेन प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू चाइल्ड लेबर, मेरे ख्याल ऐसा ही कुछ था। उन्होंने कहा था कि जी अब इक्के दुक्के तो वाक़यात हुए हैं इस्लामाबाद में, आप क्यों ऐसा कानून लाना चाह रहे हैं जिससे चादर और चार दीवारी पामाल हो और लोगों के घरों में पुलिस कितनी बुरी बात है। बच्चे की जिंदगी पामाल हो जाए लेकिन चादर चार दीवारी नहीं पामाल। बिल्कुल मुकर्रम, एक हमें छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद ही गुफ्तगू जाएगी। वेलकम बैक जी। हमारी बात हो रही है मुकर्रम कलीम से उज़्मा बीबी के केस में, जिसमें जो भी अक्यूज़ थे वो अब रिहा हो गए हैं क्योंकि उज़्मा के वालिद साहब ने उनको माफ़ कर दिया है और ये बिल्कुल हमारे कानून के मुताबिक ही है। मुकर्रम, आप अब सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चला रहे हैं जिसका हैशटैग है जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड। आपने अपने शो के प्लेटफॉर्म से भी ये अपनी आवाज़ बुलंद की है कि कम अज़ कम जो हमारे कवानीन में जो कमज़ोरियाँ हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनको हटाया जाए ताकि ये कानून मजबूत हो और जिनकी प्रोटेक्शन के लिए है उनको प्रोटेक्ट करे। कौन सी खामियां हैं इस कानून में? देखें, दो बड़ी खामियां हैं। ये बहुत खूबसूरत कानून है दय्यत और क़सास का, जिसे मैंने पहले भी कहा। अदालत अगर सिर्फ ये फैसला कर ले, कानून में ये अमेंडमेंट की जाए कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, दो फरीक हैं, उनमें किसी भी किस्म की कुछ ना कुछ तो बराबरी हो। ये ना एक बहुत अमीर है एक बहुत गरीब है, एक तो ये इसको अदालत देखे या कानून साजी इस तरह की जाए कि उसमें अगर उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक बहुत या बरतर है या प्रेशर वल्नरेबल है, तो वहाँ पर फिर अदालत जो गवर्नमेंट है वो फरीक बने, माँ का किरदार अदा करे, रियासत माँ का किरदार अदा करे वो। और जो दूसरी सबसे अहम बात कि एक चीज़ तो मेक श्योर करें हमारे पार्लियामेंटेरियंस के 16 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची किसी भी घर में या कहीं पर भी चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, अव्वल तो वो भी गलत है कि कर रहे हैं, और उनके साथ किसी किस्म का तशद्दुद होता है या उनकी जान जाती है, तो उसमें नो मैटर व्हाट, चाहे वो बराबर भी हैं, तब भी फरीक गवर्नमेंट ही बने, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी होती है 16 साल से कम उम्र बच्चे, तो यहाँ पर तो एक्चुअली रियासत को माँ का किरदार अदा करना होगा। अच्छा, अब ये भी कोई अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है क्योंकि गैरत के नाम पर जो कत्ल होते हैं उसमें ऐसा ही होता है, ऐसा ही अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक आप 15 साल से कम उम्र के बच्ची को डोमेस्टिक सर्वेंट रख नहीं सकते। हाँ, लेकिन चलो वो भी गुंजाइश देने के लिए तैयार हैं, हम इतनी भी गुंजाइश देने के लिए तैयार हैं। ये तो चीज़ की जाए, और बिल्कुल आपने सही बात की कि ऐसा हमारे यहाँ एक बड़ी कामयाब मिसाल है इस बात की, क्योंकि मैं 2 साल से देख रहा था कि अब इस साल मैंने कम कवर किए हैं गैरत के नाम पर मर्डर, नहीं तो सबसे ज़्यादा 90% जो मैं मर्डर कवर करता था वो ऑनर किलिंग के होते थे। उसमें क्या होता था, भाई ने मार दिया, दूसरे भाई ने वली बन के माफ़ कर दिया, और ये हमारे कानून में फ़ौरन बाहर आ जाते थे। बहनों को मार के, भाभियों को मार के, किसी भी बेटी को मार के बाप ने माफ कर दिया, बाप ने माफ कर दिया, बेटे से मरवाया। तो अगर यहाँ स्टेट जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तस्लीम नहीं करती तो फिर इसमें भी नहीं तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, बात है बिल्कुल आर्बिट्रेरी। आप ये देखें, तैयबा के केस में आप जाग गए, इस केस में आपने कहा छड़ो जी, मिट्टी पाओ, लिटरली पाओ। शाहरुख जतोई के केस में रियासत आ गई, बाकी केसेस में क्या होता है? तो ये भी एटीट्यूड मेरे कभी समझ में नहीं आया यार कि कौन सा वो क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करना होता है। क्या सिर्फ मीडिया कवरेज? इसमें भी मीडिया कवानीन तो ऐसे हैं कि मैं कुर्बान जाऊं ना। दिसंबर में, ये जो अभी दिसंबर गुजरा है, हुकूमत पंजाब ने घरेलू मुलाजमीन के लिए कवायद व ज़वाबित बनाए जिसमें
उस घरेलू मुलाजिम को हक दिया गया कि वो बीमारी हो तो छुट्टी कर सकता है और हॉलीडेज अवेल कर सकता है। बहुत खूब है क्या बात, कानून तो मौजूद है, कानून तो हर जगह ही मौजूद। तो वो बेचारा गरीब आदमी किसके पास जाएगा? वहाँ पे कौन सा HR डिपार्टमेंट बैठा है जिसके पास वो जाएगा कि सर देखें मेरी लीव पड़ी है या मैं वो, ये तो सिविक सेंस जब तक हम में नहीं होगा और हम खुद ये एहसास नहीं करेंगे कि हम अगर इतने दिन खुद काम करके छुट्टी करते हैं तो अपने मुलाजिम को भी दें। खैर यहाँ तो छुट्टी तो मैं कहता हूँ कि वो तो उसके लिए कुछ बहुत आगे की बात है, उसको खाना दे देते। सिविक सेंस जगाने के लिए डंडा चाहिए, यही बुनियादी बात यही है। आपकी कुछ ना कोई ना किसी पार्लियामेंटेरियन से तो बात हुई होगी, क्योंकि जाहिर है कि आप मतलब सेलिब्रिटी से भी आप प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपकी किसी ना किसी तो बात होगी कि यार देखो ये एक बड़ा एक पर्टिनेंट इशू है। अनफॉर्चुनेटली मैं जिस पार्लियामेंटेरियन से बात हुई अपने शो में, वो जिन लोगों ने शो देखा होगा उनको आइडिया होगा, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनको ये शो देख लेंगे, नाम पता लग जाएगा, कोई बात नहीं। उनको समझ ही नहीं आया कि मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ। उन्हें मैंने काफी देर खड़े होकर ब्रीफ किया कि देखें आप कानून साजी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपका काम कानून साजी करना। जिनका नाम नहीं लेना चाहता वो टीवी स्क्रीन पे आए थे जी, तो फिर नाम ले लें। लेना कुछ नहीं होता है। मैं इनकी बात करूंगा, जो आलमगीर साहब हैं, इन्होंने बड़ी जबरदस्त फिक्सेड वाला है, तो मैंने इनसे कहा कि पीटीआई के एमएनए, तो मुझे लगा कि ये हर चीज फिक्स करने की बात करते हैं, तो आई एम श्योर कि ये कानून में एक खराबी है या खामी है, इसको वो फिक्स करेंगे। लेकिन जब, और हो सकता है कि उनकी इसमें कैपेबिलिटी ना हो इस हवाले से, या उनको इस चीज़ का नाम मालूम हो, तो मैं जितना उनको समझा सकता था मैंने समझाया। लेकिन जो मैं सोच रहा था कि जितने वलवले के साथ, जुनून के साथ वो बाकी चीज़ें करते हैं सफाई वगैरह की, वो इसके लिए भी वैसे ही आगे बढ़ के आएंगे, समझ लो हाँ कि नहीं मुकर्रम मैं इसको ठीक करूँगा या मैं बाकी बच्चों के लिए करूँगा। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं शीरी मज़ारी साहिबा से बात करूँगा, उनके साथ बैठेंगे ये वो, लेकिन वो बहुत एक पॉलिटिकल किस्म की स्टेटमेंट थी जो कि आप वो। अच्छा, दिसंबर में ये कानून बना कि घरेलू मुलाजिम तातीलात का और बीमारी की छुट्टियों का हक रखते हैं, और जनवरी में उज़्मा कत्ल हो गई, उज़्मा की लाश मिली, और फिर उसके बाद उसकी जो मुजरिमाएँ थी वो बाहर आ गई। बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोगों ने भी इतनी आवाज़ उठाई और मैं ये हैरान हूँ कि फिर भी बाहर आ गए। मिलियंस में लोगों ने ट्वीट किए, रीट्वीट हुए, किस किस इंसान ने उसमें बात नहीं की, पैसे देने की बात हुई, मिनिस्टर्स आए, सब चीज़ें हुई, फ़ोटो सेशंस हुए, और 4 महीनों बाद वो औरतें। और बुशरा आपा ने मुझे कल मैसेज किया, जब मैंने, बुशरा साई साहबा ने भी इसमें आवाज़ उठाई थी, जब उन्होंने कहा कि ये हो गया है, कहती है हमने क्या मारना है, वो तो निकल के बाहर हमारे मुंह पे जूतियां मार रही हैं कि ये देखें ये हो गया। इस तरह के उनके अल्फाज से उनका हक बनता है। मेरा ख्याल है कि इस कानून में एक ये भी हम तरमीम ला सकते हैं कि एक क्राइटेरिया लगा दो कि अगर 1000 से ऊपर रिट्वीट्स हो जाएं तो फिर हुकूमत इसका नोटिस लेगी। मेरा ख्याल है कि यही बेहतर है। हुकूमत सोशल मीडिया पर तो बड़े नोटिस रख रही है, और यकीन माने शीरी मज़ारी साहिबा को लिटरली नहीं भी तो इन 2-3 दिनों में 1,500-2 हज़ार लोगों ने उनको मेंशन किया हुआ है अपने ट्वीट्स में। वो एक ट्वीट ही कर देती। अगर हमने एक मिनिस्ट्री बना दी है जो ह्यूमन राइट, और ये तो अब कर देंगी, अब कर देंगे। कल देखिएगा 2000 से ऊपर चला गया तो फिर हो जाएगा। अब हो जाएगा, अब बेफिक्र रहें, कल तक बात, तो इस पे भी कानून साजी कर लेंगे ट्वीट। मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।